Freedom Struggle of 1857 Short Summary 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का पहला बड़ा आर्म्ड रिवोल्ट सशस्त्र विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी। इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। कॉजेस कारण 1. इकोनॉमिक कॉजेस आर्थिक कारण। ब्रिटिश ने किसानों से ज्यादा टैक्स लिया, लोकल इंडस्ट्रीज पर हैवी टैक्स लगाया, जिससे फार्मर्स और आर्टिजन्स गरीब व बेरोजगार हो गए। 2. सोशल कॉजेस सामाजिक कारण। इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश उनकी कल्चर, ट्रेडिशंस और रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। 3. पॉलिटिकल कॉजेस राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी ने कई प्रिंसली स्टेट्स जैसे सतारा, नागपुर, झांसी को एनेक्स कर लिया। इससे रूलर्स नाराज हुए। 4. मिलिट्री कॉजेस सैनिक कारण। इंडियन सीपॉयज को कम सैलरी, कम रिस्पेक्ट और लोअर रैंक दी जाती थी। 5. इमीडिएट कॉज तात्कालिक कारण। एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस पर काऊ और पिग फैट होने की खबर फैली। इससे हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट विद्रोह की शुरुआत। मंगल पांडे ने बैरकपुर में ब्रिटिश ऑफिसर पर गोली चलाई। इसके बाद मेरठ से रिवोल्ट शुरू हुआ और सोल्जर्स दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह जाफर को इंडिया का एम्परर घोषित किया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 के रिवोल्ट के फर्स्ट हीरो माने जाते हैं। उन्होंने बैरकपुर में ब्रिटिश ऑफिसर पर गोली चलाकर रेबेलियन की शुरुआत की। He became a symbol of courage and patriotism. 2. रानी लक्ष्मीबाई of झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की ब्रेव क्वीन थी। उन्होंने बहादुरी से ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किया। She is remembered for her fearless leadership and sacrifice. 3. टाट्या टोपे। टाट्या टोपे 1857 रिवोल्ट के ग्रेट मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ कई बैटल्स लड़ी और स्मार्ट वॉर स्ट्रैटेजीज यूज की। He was known for his bravery and fighting spirit. 4. नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब पेशवा 1857 के रिवोल्ट के इम्पोर्टेंट लीडर थे। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश के खिलाफ रेबेलियन लेड किया। He played a major role in organizing the revolt. 5. बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में ब्रिटिश रूल का विरोध किया। उन्होंने अपनी लीडरशिप से लोगों को यूनाइट किया और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। She was a strong and inspiring woman leader. 6. कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार के ब्रेव लीडर थे। बुजुर्ग होने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ हिम्मत से युद्ध किया। He is remembered for his great courage and determination. 7. बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर लास्ट मुगल एम्परर थे। 1857 के रिवोल्ट में उन्हें एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। He became the symbolic leader of the revolt. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फेलियर ऑफ रिवोल्ट असफलता के कारण। पूरे इंडिया में एक साथ रिवोल्ट नहीं हुआ। सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी। कई किंग्स ब्रिटिश के साथ रहे। ब्रिटिश की आर्मी स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न वेपन्स और कम्युनिकेशन बेहतर था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिजल्ट्स परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड, कंपनी का शासन खत्म हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू हुआ। इंडिया सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना। ये स्ट्रगल आगे के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की इंस्पिरेशन बना। 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ, लेकिन इसने इंडियंस में यूनिटी, नेशनलिज्म और फ्रीडम की भावना जगाई। यही आगे चलकर इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी। क्रिएट इमेज।
जय हिंद। Effects of British rule. Exercise. Q. 1. Rewrite the statements by choosing the appropriate options. Umaji Naik, War of Independence, Lord Dalhousie, Secretary of State, Tatyatop, A.V. D. Savarkar named the struggle of 1857 as united the Rajashis to rebel against the British. C. After the struggle of 1857, the post of was created in the British government to look after the affairs of India. D. Was the Governor General who annexed the princely states. Answer. A War of Independence. Indian students staying in India House translated Savarkar's book, Chhe Swatantraya Samar, Marathi, which was written in 1857 into English. Finally, this work was published in Holland in 1909, under the title, The Indian War of Independence 1857. He named the revolt of 1857 as the War of Independence. B. Umaji Naik. The ruling king of the Burad, Umaji Naik, confirmed war on the British and issued an announcement, demanding of all the inhabitants of Hindustan to revolt against the British. C. Secretary of the State. The revolt of 1857 gave a shake to the British administration in India, and thus revolt made its reorganization. The Secretary of State was a member of the British cabinet and as such was in charge of Parliament. D. Lord Dalhousie. Lord Dalhousie was the Governor General who took control of the princely states. The doctrine of lapse was the annexation policy which was applied by Lord Dalhousie in India before 1858. Q. Though. A. Explain the following statements with reasons. The Packers made armed rebellion against the British. Answer. The Packers were the traditionally armed force of Orissa. They were warriors and were charged with policing functions during peacetime. The Packers were separated into three ranks notable by their occupation and the weapons they handled. The Pack rebellion, also called the Packer Bidroha. It was an armed rebellion against the British East India Company's rule in Orissa in 1817. The Packers united in revolt under their leader Bakshi Jagabandhu. Jagannath was projected as the symbol of Odia unity. The rebellion rapidly spread in most of Orissa before being brutally put down by the company's armed forces. The Packer rebellion had several social, economic and political reasons. The Packs were alienated by the British regime, who took over the hereditary rent-free lands granted to them after the attack of Khurda. They were also subjected to shakedown and oppression at the hands of the British government and its servants. Q. British rule. Q1. सही ऑप्शन चुनकर स्टेटमेंट्स दोबारा लिखिए. Options. Umaji Naik, War of Independence, Lord Dalhousie, Secretary of State, Tatya Tope. A.V. D. सावरकर ने 1857 के संघर्ष को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का युद्ध नाम दिया. बी. उमाजी नाइक ने रामोशियों को एकजुट करके ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया. सी. 1857 के संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार में भारत के मामले देखने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया. डी. लॉर्ड डलहौजी वो गवर्नर जनरल था जिसने प्रिंसली स्टेट्स देसी रियासतों को ब्रिटिश राज में मिला लिया. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. आंसर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन. ए. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. बी. डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा. उन्होंने अपनी किताब 1857 छह स्वतंत्रता समर में इसे आज़ादी की लड़ाई बताया. इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन हॉलैंड में 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम से पब्लिश हुआ. बी. उमाजी नाइक.
उमाजी नाइक ने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया और हिंदुस्तान के सभी लोगों से ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने की अपील की। उन्होंने रामोशियों को एकजुट करके विद्रोह शुरू किया। सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1857 के विद्रोह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के मामले संभालने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद बनाया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार था। डी लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के थ्रू कई देसी रियासतों को ब्रिटिश राज में मिला लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह Q2A पैकर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ हटिया बैंड विद्रोह क्यों किया? आंसर हिंदी इंग्लिश राइटिंग। पैकर्स ओडिशा की पारंपरिक सेना थी। ये बहादुर योद्धा थी और शांति के समय पुलिस का काम भी करते थे। पैकर्स 3 अलग अलग रैंक्स में बंटे हुए थे और हर रैंक के पास अलग टीआर होते थे। 1817 में पैकर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक हटिया बैंड विद्रोह किया, जिसे पैकर विद्रोह भी कहा जाता है। पैकर्स अपने नेता बख्शी जगबैंडू के नेतृत्व में एकजुट हुए। जगन्नाथ जी को ओडिया एकता का प्रतीक माना गया। ये विद्रोह जल्दी हाई ओडिशा के कई हिस्सों में फैल गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश सेना ने इसे कठोरता से दबा दिया। इस विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। ब्रिटिश सरकार ने पैकर्स की विरासत में मिली टैक्स फ्री जमीन छीन ली। साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर अत्याचार और दबाव भी बनाया। इसी वजह से पैकर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया। Q2B explain the following statements with reasons. There was discontent among the Hindu and Muslim sepoys. Answer: Sepoys in the time of British rule were regarded as powerless and hopeless peasants in uniform. UP and Bihar were the regions occupied by the sepoys. Annexation of Oudh by British led to maladministration. The sepoys began to develop discontent. The main reasons are discrimination of sepoys in all the ways, low wages and constant physical abuse from the bosses, no permission to put caste marks or religious clothes, e.g., wearing a turban. The grease on cartridges was made of a mixture of beef and pork tallow. The consumption of beef was forbidden in Hinduism. The use of pork is not allowed in Islam. The sepoys were asked to open the cartridge with their teeth. The Muslim and the Hindu sepoys were hurt religiously and mentally. Q2C explain the following statements with reasons. The Indian sepoys could not keep the stand in front of the British Army. Answer: On May 11, 1857, Indian sepoys revolted against the British in Meerut over the use of cartridges greased with pig and cow fat. The sepoys attacked the British magazine to capture the weapon store stocked there. In the initial hours, the revolt was in the hands of the rebels. But the sepoys couldn't withstand the British army. The reasons are: A. Political reasons. The higher class people like princes and educated class stayed away from the revolt. The revolt did not spread to a large area. It just focused in central India and northwestern India. The sepoys could not point out an alternative to the current British rule. B. Military reasons. The British army was very well organized and strong. The military supplies of the sepoys were limited. C. Organizational reasons. The sepoys were unorganized and unplanned. Very weak leadership. Leaders like Nana Sahib, Tantia Tope, Kumwar Singh, and Rani Lakshmi Bai were not efficient enough to confront the British army. The revolt was undirected and did not have any motive. It was just the uprising from the religious and emotional wounds of sepoys. Q2B
हिंदू और मुस्लिम सीपॉयज में असंतोष क्यों था? आंसर: ब्रिटिश रूल के समय सीपॉयज को कमजोर और बीसर किसान समझा जाता था जो आर्मी में काम करते थे। ज्यादातर सीपॉयज यूपी और बिहार से आते थे। ब्रिटिश द्वारा औड पर कब्जा करने के बाद वहां की व्यवस्था खराब हो गई। इससे सीपॉयज में असंतोष बढ़ने लगा। इसके मुख्य कारण ये थे: सीपॉयज के साथ हर तरह का भेदभाव किया जाता था, उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी और अधिकारियों द्वारा शारीरिक अत्याचार भी किया जाता था। उनको जाति के निशान लगाने या धार्मिक कपड़े पहन की परमिशन नहीं थी, जैसे पगड़ी पहनना। कार्ट्रिजेस पर जो चर्बी लगाई जाती थी वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना माना है और इस्लाम में सूअर का इस्तेमाल माना है। सीपॉयज को कार्ट्रिज को डांटन से खोलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सीपॉयज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्हें मानसिक दुख हुआ। इसी वजह से हिंदू और मुस्लिम सीपॉयज में ब्रिटिश के खिलाफ असंतोष बढ़ गया। Q2 C इंडियन सीपॉयज ब्रिटिश आर्मी के सामने टिक क्यों नहीं पाए? आंसर: The 11th of May 1857 को मेरठ में इंडियन सीपॉयज ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया। ये विद्रोह गाय और सूअर की चर्बी वाले कार्ट्रिजेस के इस्तेमाल के विरोध में हुआ था। सीपॉयज ने ब्रिटिश के तैयार घर पर हमला किया और शुरुआत में विद्रोह उनके कंट्रोल में था, लेकिन बाद में वो ब्रिटिश आर्मी के सामने टिक नहीं पाए। इसके कारण ये थे: राजनीतिक कारण, राजा महाराजा और शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया। ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला बल्कि सिर्फ सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक सीमित रहा। सीपॉयज ब्रिटिश रूल के बदले कोई मजबूत विकल्प नहीं दे सके। सैनिक कारण, ब्रिटिश आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। सीपॉयज के पास तैयार और मिलिट्री सप्लाईज सीमित थे। संगठनिक कारण, सीपॉयज असंगठित थी और उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। उनका लीडरशिप वीक था। नाना साहेब टाटिया टोपे कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जैसे लीडर्स बहादुर थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी का सामना करने के लिए पूरी तरह एफिशिएंट नहीं थे। इस विद्रोह का कोई स्पष्ट डायरेक्शन और मोटिव नहीं था। ये विद्रोह अधिकतर धार्मिक भावनाओं और मानसिक दुख से उत्पन्न हुआ था। इसीलिए इंडियन सीपॉयज ब्रिटिश आर्मी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। It was just the uprising from the religious and emotional wounds of sepoys. Q2D explain the following statements with reasons. After the struggle, the Indian army was divided on the basis of caste. Answer: after 1857 revolt, there was a systematic reorganization of the army was done for the following reasons. To prevent the repetition of another revolt like that of 1857. To use the Indian army to defend the Indian territory of the empire from other imperialist powers in the regions like Russia, Germany, France, etc. This guaranteed the ultimate security of British hold over India. The proportion of Europeans to Indians was carefully fixed at 1:2 in the Bengal Army and 2:5 in the Madras and Bombay armies. There was severe European control over key geographical locations and departments, such as weapons, tanks, and armed corps. The rifles given to Indians were of an inferior quality till 1900. No Indians were allowed in the officer rank, and the highest rank an Indian could reach till 1914 was that of a Subedar, a rank position. The Indian branch was reorganized on the basis of the policy of balance and counterpoise or divide and rule. It was used to give a reason for an unfair employment policy directed towards Sikhs, Gurkhas, and Pathans who had helped in the suppression of the revolt and were marginal social groups. The soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India who had participated in the revolt were stated to be non-martial.
Caste and communal companies were introduced in all the regiments to form a mixture of various socio-ethnic groups so as to balance each other. Communal, caste, tribal and regional awareness was made positive to check the growth of nationalist feelings among soldiers. Alert efforts were made to separate the soldiers from life and thoughts of rest of the population. They were controlled through measures such as preventing newspapers, journals and nationalist publications from reaching them. 1857 के संघर्ष के बाद भारतीय सेना को जाति के आधार पर बांट दिया गया। आंसर: 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने सेना का व्यवस्थित पुनर्गठन किया। इसके पीछे कई कारण थे। 1857 जैसा दूसरा विद्रोह दोबारा न हो इसलिए सेना में बदलाव किए गए। भारतीय सेना का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए किया गया ताकि रशिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे अन्य शक्तिशाली देशों से सुरक्षा बनी रहे। इससे भारत पर ब्रिटिश का कब्जा और मजबूत हो गया। ब्रिटिश ने यूरोपियन और भारतीय सैनिकों का अनुपात निर्धारित किया। बंगाल आर्मी में एक यूरोपियन के सामने 2 भारतीय सैनिक रखे गए और मद्रास और बॉम्बे आर्मी में 2 यूरोपियन के सामने 5 भारतीय सैनिक रखे गए। हथियारों और सेना के महत्वपूर्ण विभाजन पर यूरोपियन लोगों का पूरा कंट्रोल रखा गया। भारतीय सैनिकों को 1900 तक कम गुणवत्ता वाली राइफल्स दी गई। किसी भी भारतीय को ऑफिसर पैड पर नहीं रखा गया और 1914 तक भारतीय सैनिक के लिए सबसे बड़ा पैड सूबेदार था। भारतीय सेना को डिवाइड एंड रूल की नीति के आधार पर दोबारा संगठित किया गया। सिख गर्कर्स और पठान्स को अधिक महत्व दिया गया क्योंकि उन्होंने विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश की मदद की थी। अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के जिन सैनिकों ने विद्रोह में भाग लिया था उन्हें नॉन मार्शल यानी कम योद्धा प्रवृत्ति वाला बताया गया। सभी रेजिमेंट्स में जाति और समुदाय के आधार पर अलग अलग कंपनीज बनाई गई ताकि अलग सामाजिक और जातीय समूह एक दूसरे को संतुलित कर सकें। जाति संप्रदाय, जनजाति और क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया गया ताकि सैनिकों में राष्ट्रवादी भावना का विकास न हो। ब्रिटिश ने सैनिकों को आम जनता के जीवन और विचारण से अलग रखने की कोशिश की। अंत तक अकबर पत्रिका और राष्ट्रवादी प्रकाशन पहुंचने से रोके गए। कुल मिलाकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक मजबूत और उपयोगी सेना के रूप में बनी रही। Alert efforts were made to separate. On the whole, Q, though, E, explain the following statements with reasons. The British imposed heavy taxes on Indian industries. Answer: the most important reason for the British imposing heavy taxes on Indian industries was the industries in India had their leading position in the world market. At the same time, British industries were lagging at the back. To advance the position of British goods in the market, they forced heavy taxes on Indian industries. Heavy duties were imposed on the import of plain cloth. Other actions like the prohibition of the import of Indian cloth or imposing heavy import duties were also done. To put up with these expenses, industries had to raise the prices of the goods, where Britain goods were cheaper. As a result, Indian goods were misplaced from their lead in the market, and British industries started to flourish. Later, the pattern of the company's commercial relations with India underwent a qualitative change. The Indian market and workers suffered, but the British gained out of it. ब्रिटिश ने भारतीय उद्योगों पर भारी कर लगाया। आंसर: ब्रिटिश द्वारा भारतीय उद्योगों पर भारी कर लगाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत के उद्योग विश्व बाजार में एक प्रमुख स्थान रखते थे। उसी समय ब्रिटिश के उद्योग पीछे चल रहे थे। ब्रिटिश समा को बाजार में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीय उद्योगों पर भारी कर लगा दिया। साड़ कपड़े के आयात पर अधिक कर लगाया गया।
इसके अलावा भारतीय कपड़े के आयात पर रोक लगाई गई या उस पर बहुत ज्यादा आयात शुल्क लगाया गया। इन खाकन को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योगों को अपने सामान की कीमत बढ़ानी पड़ी, जबकि ब्रिटिश सामान सस्ता मिलता था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय वस्तुओं ने बाजार में अपनी प्रमुख जगह खो दी और ब्रिटिश उद्योग तेजी से बढ़ने लगे। बाद में कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में बड़ा बदलाव आया। इससे भारतीय बाजार और मजदूरों को नुकसान हुआ, लेकिन ब्रिटिश को इसका फायदा मिला। Later the pattern of the company. Q3A. What were the social causes behind the struggle of 1857? Answer. The revolt of 1857 is called as Sepoy Mutiny, Great Revolt, and the First War of Indian Independence is the turning point in the account of pre-independent and early colonial India. The revolt was the result of religious insult to the sepoys. Dissatisfaction at the workspace and the continuing abuse and low wages also marked important reasons for the revolt. The social causes behind the revolt are: 1. Political and organizational. Under British rule, each region became a scene of resistance and revolt. The landholders and peasants, the scattered soldiers, the landlords were so depressed and unsatisfied. The expansionist and annexationist policies of the British power in India made all the Indian rulers, big and small, Hindu and Muslim, look with doubt and developed hate towards the British power in India. Though the economic policies of the British resulted in ruin all the segments of the Indian society. Due to their colonial policies of economic abuse, industry, trade, commerce, and agriculture suffered, and India became the industrialized, broken and in debt. 3. Social and religious. The social and religious partiality of the British was unbearable. Viewing the Indians as racially inferior and culturally backwards made many problems in Indians. 4. Military and the immediate causes. Mangal Pandey, a sepoy of Barrackpore near Calcutta on the 29th of March 1857 initiated the revolt of sepoys, and it started as the revolt of the people. Mangal Pandey was a spokesperson of the totality of the sepoys' anger against the British. The unrest of the sepoys in the army of the British is the spontaneous outburst against the British officer, and it was a peak of burning displeasure in sepoys. On May 11, 1857, Indian sepoys revolted against the British in Meerut over the use of cartridges greased with pig and cow fat. Though a failure, the revolt of 1857 made an immense influence on the mindset of Indian people, and they became conscious about the racial discrimination and exploitation of the British. The British could easily suppress the revolt as they had enough armed forces. The sepoys were unorganized, but they could create the sensation of the need for independence among Indians. 1857 के संघर्ष के पीछे सामाजिक कारण क्या थे? आंसर. 1857 के विद्रोह को सीपॉय म्यूटनी, ग्रेट रिवोल्ट और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये विद्रोह सीपॉयज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का परिणाम था। काम की जगह पर असंतोष, लगातार अत्याचार और कम तनख्वाह भी इस विद्रोह के महत्वपूर्ण कारण थे। 1857 के विद्रोह के पीछे सामाजिक कारण इस प्रकार थे। राजनीतिक और सांगठनिक कारण। ब्रिटिश शासन के दौरान हर क्षेत्र में विरोध और विद्रोह देखने को मिला। जमींदार, किसान, बिखरे हुए सैनिक और भूमिपति सभी बहुत दुखी और असंतुष्ट थे। भारत में ब्रिटिश की विस्तारवादी और रियासतों को अपने अधिकार में लेने की नीति के कारण बड़े और छोटे सभी हिंदू और मुस्लिम शासकों के मन में ब्रिटिश के प्रति संदेह और घृणा पैदा हो गई। आर्थिक कारण।
ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों ने भारतीय समाज के लगभग सभी वर्गों को नुकसान पहुंचाया। उनकी उपनिवेशवादी आर्थिक शोषण की नीति के कारण उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और कृषि को बहुत नुकसान हुआ और भारत का औद्योगिक विकास टूट गया। देश आर्थिक रूप से कमजोर और कर्ज में डूब गया। सामाजिक और धार्मिक कारण। ब्रिटिश का सामाजिक और धार्मिक पक्षपात सहना मुश्किल था। वे भारतीयों को जाति के आधार पर नीचा और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा समझते थे। इससे भारतीयों में नाराजगी बढ़ गई। सैनिक और तुरंत कारण। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में मंगल पांडे ने सीपॉयज के विद्रोह की शुरुआत की। ये बाद में जनता के विद्रोह में बदल गया। मंगल पांडे ब्रिटिश के खिलाफ सीपॉयज के गश की आवाज बने। ब्रिटिश सेना में सीपॉयज का असंतोष एक स्वाभाविक विस्फोट के रूप में सामने आया और ये उनके अंदर जल रही नाराजगी का शिखर था। 11 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सीपॉयज ने गाय और सूअर की चर्बी लगे कार्ट्रिजेस के इस्तेमाल के विरोध में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय लोगों की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लोग ब्रिटिश के जातीय भेदभाव और शोषण के प्रति जागरूक हुए। ब्रिटिश के पास मजबूत सेना थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन असंगठित होने के बावजूद सीपॉयज ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की जरूरत का भाव जागा दिया। Why did the Indians fail in the struggle of 1857? Answer: On May 11, 1857, Indian sepoys revolted against the British in Meerut over the use of cartridges greased with pig and cow fat. The sepoys attacked the British magazine to arrest the weapon store stocked there. In the initial hours, the revolt was in the hands of the rebels. But the sepoys couldn't withstand the British army. The reasons are: A. Political reasons. The higher class people like princes and educated class stayed missing from the revolt. The revolt did not spread to a large area. It just focused in central India and northwestern India. The sepoys could not point out any substitute for the current British rule. B. Military reasons. The British army was so well organized and strong. The military supplies of the sepoys were too limited. C. Organizational reasons. The sepoys were unorganized. Very weak leadership. Leaders like Nana Sahib, Tantia Tope, Kumwar Singh, and Rani Lakshmi Bai were not efficient enough to confront the British army. The revolt was undirected and did not have any motive. It was just the uprising from the religious and emotional wounds of sepoys. Many parts of central and southern India remained undisturbed in the revolt. The area of influence of the revolt of 1857 was so limited. But the revolt could make necessary changes in people so that they became aware of the inhuman practices of the British. There were limitations for the Indians, and it is natural because all the political and armed powers were with the British. Q. Theme. C. Write down the consequences of the struggle of 1857. Answer: The 1857 revolt failed and crushed by the superior military force of the British was a significant event of far-reaching consequences in the history of British rule in India. It marks the end of an era of trouble-free exploitation of the British in Indians. The results of the 1857 revolt may be subdivided as: A. Constitutional changes. The British Crown gave up the policy of secondary isolation and advocated a policy of subordinate combination in respect of native states. The transfer of power from a trading company to the power of Britain by the Government of India Act of 1858. In the place of the President of the Board of Control, the Secretary of State for India was appointed.
The Secretary of State for India was helped out and helped by a 15-member body of India Council. The designation of the Governor-General of India was changed to Viceroy. The administrative machinery in India was centralized effectively due to the development of communications. Big changes in the army. Before the revolt of 1857, the army of the British in India was divided into two major divisions: King's forces and Company's troops. The weapons section was entirely kept under the British. There were more European soldiers in the army, and the expenditure on the army doubled up. They reduced the Brahmins from the army and recruited Gurkhas, Sikhs, Jats, and Rajputs of Punjab. See social effects. India developed the growth of social distance between the Hindus and Muslims, which led to the communalization of social life and partition of India on communal lines. There was a setback to Muslim Renaissance and efforts of modernity. Thus the revolt of 1857 had numerous consequences in the social life of Indians. The British took all the steps to avoid any other revolt in the future. The rearrangement in all the fields of administration was a safety measure for it. The revolt made the British more vigilant. 7 के संघर्ष के परिणाम लिखिए। आंसर 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ और ब्रिटिश की मजबूत सेना ने इसे दबा दिया, लेकिन ये ब्रिटिश शासन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश के बिना रुकावट शोषण के युग का एंड होने लगा। 1857 के विद्रोह के परिणाम इस प्रकार थे। संवैधानिक बदलाव। ब्रिटिश क्राउन ने देसी रियासतन के प्रति अलगाव की नीति छोड़ दी और उनके साथ अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटेन की सरकार के हाथ में दे दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। कम्युनिकेशन के विकास के कारण भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाया गया। सेना में बदलाव। 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश की सेना भारत में दो भागों में बनती थी: किंग्स फोर्सेस और कंपनी के ट्रूप्स। हथियारों का विभाग पूरी तरह ब्रिटिश के कंट्रोल में रखा गया। सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और सेना पर होने वाला खर्चा भी दुगना हो गया। ब्रिटिश ने ब्राह्मण सैनिकों की संख्या कम की और गुरखा, सिख, जाट और पंजाब के राजपूत सैनिकों की भर्ती बढ़ा दी। सामाजिक प्रभाव। भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच सामाजिक दूरी बढ़ने लगी, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और आगे चलकर देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ। मुस्लिम समाज में नवजागरण और आधुनिकता के प्रेषण को झटका लगा। इस प्रकार 1857 के विद्रोह का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश ने भविष्य में किसी भी नए विद्रोह को रोकने के लिए परेशान के सभी क्षेत्रों में बदलाव किए। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश और अधिक सतर्क और सावधान हो गए। Q3. What were the changes in British policy after the struggle of 1857? Answer. The revolt of 1857 made changes in every field of life, and the Britishers determined to take necessary actions not to repeat such an uprising thereafter. The following are the major changes. A. Commercial policy. British tried constantly to open new markets for Indian goods in Britain and other countries. Thereby, it improved the export of Indian manufacturers and thus encouraged their production.
As a result of such excessive import duties and the development of machine industries, Indian exports to foreign countries fell rapidly. There was a steep rise in the burden of taxation on the India peasant. It geared to the collection of land revenues. A major part of the agricultural produce was gone as land revenue to the British by the farmers. B. The loss of wealth policy. The British exported to Britain part of India's wealth and resources. India didn't get any adequate economic or material return. This made an economic drain in India and was strange to British rule. By the end of the 18th century, the drain formed nearly 9% of India's national income. The real drain was even more, as a large part of the salaries and other incomes of English officials. The drain took the figure of an overload of India's exports over its imports, for which India got no return. British colonial rule did huge damage to India's economic system. The changes in the policy were actually to take away the wealth of India at the earliest. The revolt of 1857 made the Britishers frightened about the chances of being kicked out from India, the country which they had been invading and ruling brutally. Project Q. Ek. Search for the book written by V.D. Savarkar entitled, The Indian War of Independence 1857, and read it. Answer. The Indian War of Independence, the book, which explains the 1857 revolt as a united and national rebellion of India as a nation against British power, was seen at the time as very provocative, and the Marathi edition was banned in British India even before its publication. It is an Indian nationalist history of the 1857 revolt by Vinayak Damodar Savarkar. It was first published in 1909. It was published during Savarkar's stay in London at the India House. The book was influenced by histories of the French Revolution and the American Revolution, and it brought the Indian movement to the public interest in Britain as well as to motivate nationalist revolution in India. The book was originally written in Marathi. It was penned by Savarkar in response to celebrations in Britain of the 50th anniversary of the 1857 Indian uprising with records from India Office Archives. The entire task received support from Indian nationalists in Britain, including the likes of Madam Kama, V.V.S. Iyer, and M.P.T. Acharya, as well as Indian students who had the courage not to show their support or sympathy for India House openly. It was disqualified from the list of the British Library to avoid Indian students from accessing it. In India, the book stayed excluded for many years later. The highlights of the book are: it is a powerful work in Indian history and nationalist writing, and also one of Savarkar's most influential works in developing and outlining ideas of male Hinduism. Some modern histories draw similar conclusions as the Savarkar, others disagreed with Savarkar's conclusions in his book on the national and joint character of the mutiny. Historians like R.C. Majumdar, a leading revolutionary himself, he was attracted and inspired by the flaming passion, the heroism, courage, misery and sad fate of the leaders of 1857. The content of the book British, as well as Indian historians, have described and allowed the rising of 1857 as a Sepoy mutiny, or at finest as the Indian Mutiny. Indian Revolution is on the other hand, and national-minded leaders and thinkers have regarded it as a deliberate and organized political and military rising aimed at destroying the British power in India. Savarkar reinterpreted the incident and related it in full with the help of all the material available to him at the time. He used up days and months at the India Office Library studying the period. Savarkar attempted to look at the incidents of 1857 from the Indian point of view.
The sepoys, according to Savarkar, were the primary targets in this mission to spread Christianity in India. According to him, if any sepoy accepted the Christian religion, he was praised loudly and treated honorably, and this sepoy was promoted in the ranks, and his salary increased, in the face of the superior merits of the other sepoys. Savarkar made an interpretation of modern political thought in India. The book explains that Savarkar established criteria for identifying revolutionaries, but he also argued that studying the life stories of revolutionaries would encourage Indians to create future revolutions. Reading of history was transformative, and the contributions of earlier period revolutionaries were meant to create an effective response for readers to become transformed into new revolutionaries. Savarkar's ideas and interpretations were making revolutionary thought in India in the early decades of the 20th century. Facts about the book. It was impossible to get this book published in India. The manuscript was returned back to Savarkar. Savarkar wrote this book originally in Marathi and completed writing it in 1908. The Marathi name of the book was Chhe Swatantraya Samar. Attempts to get this book published in Germany also failed. Some Indian students staying in India House translated this book into English. Finally, this work was published in Holland in 1909, under the title, The Indian War of Independence 1857. One edition was available secretly in India after the end of World War II. The unique Marathi manuscript was kept in the secure custody of Madame Kama in Paris. This document was handed over to Dr. Coutinho of the Abhinav Bharat when Paris was in disorder during World War I. Dr. Coutinho conserved it like a sacred scripture for nearly 40 years. After India became independent, he returned it to Savarkar. Savarkar is known for his activism for Indian independence. Savarkar coined the term Hindutva Hinduness to form a collective, Hindu, identity as a soul of Bharat, India. Savarkar was charge-sheeted in the assassination of Mahatma Gandhi but was later cleared, largely because no evidence of his participation was provided. It has helped continue the myth of Savarkar the Courageous. Though on an outline map of India indicate the regions where the freedom struggle of 1857 took place. Answer. V.D. सावरकर द्वारा लिखी गई किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में जानकारी. आंसर. द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है. इस किताब में 1857 के विद्रोह को भारत के लोगों द्वारा ब्रिटिश शक्ति के खिलाफ एक राष्ट्रीय और एकजुट संघर्ष के रूप में बताया गया है. उस समय इस किताब को बहुत भटकाऊ माना गया था और मराठी एडिशन को प्रकाशित होने से पहले हाई ब्रिटिश भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था. ये किताब 1909 में पहली बार प्रकाशित हुई. सावरकर ने इसे लंदन में इंडिया हाउस में रहकर लिखा था. इस किताब पर फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के इतिहास का भी प्रभाव था. इसने ब्रिटेन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ लोगों का ध्यान खींचा और भारत में राष्ट्रवादी क्रांति की भावना को मजबूत किया. ये किताब मूल रूप से मराठी में लिखी गई थी. इसका मराठी नाम छे स्वतंत्राय सामर था. सावरकर ने इसे 1908 में पूरा किया. उन्होंने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में कई दिन और महीने बिताकर 1857 के दौर का गहरा अध्ययन किया और घटनाओं को भारतीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की. ब्रिटेन में 1857 के विद्रोह की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी. इसी के जवाब में सावरकर ने ये किताब लिखी. इस कार्य में मैडम कामा वीवीएस आयर और एमपीटी आचार्य जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने सहायता की. इंडिया हाउस में रहने वाले कुछ भारतीय छात्रों ने भी चुपचाप इसका समर्थन किया. इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी की सूची से हटा दिया गया था ताकि भारतीय स्टूडेंट्स इसे पढ़ ना सकें.
भारत में भी कई सालों तक इस किताब पर रोक लगी रही। इस किताब की मुख्य बातें। ये भारतीय इतिहास और राष्ट्रवादी विचारधारा की एक बहुत प्रभावशाली रचना मानी जाती है। सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाही म्यूटिनी न मानकर एक योजित राजनीतिक और सैनिक क्रांति बताया जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। उन्होंने 1857 की घटनाओं को भारतीय नज़रिए से समझाया और उसका नया अर्थ निकला। सावरकर के अनुसार सिपाहीज ब्रिटिश द्वारा क्रिश्चियनिटी फैलाने की नीति का मुख्य निशाना बने थे। ये किताब भारतीयों को पुराने क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेने और भविष्य में नए क्रांतिकारी बनने के लिए उत्साहित करती थी। सावरकर के विचारों ने 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में क्रांतिकारी सोच को मजबूत किया। किताब से जुड़ कुछ तथ्य। इस किताब को भारत में छपना असंभव था, इसलिए इसका मैन्युस्क्रिप्ट सावरकर को वापस भेज दिया गया। जर्मनी में इसे प्रकाशित करने की कोशिश भी सफल नहीं हुई। इंडिया हाउस में रहने वाले कुछ भारतीय स्टूडेंट्स ने इस किताब का इंग्लिश में अनुवाद किया। अंत में ये किताब हॉलैंड में 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम से प्रकाशित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका एक एडिशन गुप्त रूप से भारत में उपलब्ध हुआ। इसका असली मराठी मैन्युस्क्रिप्ट मैडम कामा ने पेरिस में सुरक्षित रखा। बाद में ये अभिनव भारत के डॉक्टर कौटिन्हो को दिया गया जिन्होंने इसे लगभग 40 वर्ष तक संभाल कर रखा। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने इसे सावरकर को वापस कर दिया। सावरकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदुत्व शब्द दिया जिसका उद्देश्य भारत में एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाना था। सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या के मामले में आरोप लगाया गया था, लेकिन सबूत न मिलने के कारण बाद में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।